नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, होली का समय आ गया है और आप सभी लोगों को हैप्पी होली, होली की अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई और ईश्वर से कामना करते हैं कि आपका अगले बार की होली जो है वह सफलता के साल की ओर साबित हो। यह आपके जीवन में बेरोजगारी का सबसे अंतिम होली हो और आप सभी लोग मन से इस कदर पढ़िए ताकि अगली होली आप लोग अपने सफलता की होली खेलिए, अपने सफल जीवन में अपनी होली को खेलिए। तो चलिए आते हैं। आज का प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो चाहे बीपीएससी 70 हो, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम आयोजित करती है उसके जो लेवल है, उसके जो पैटर्न है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्वेश्चंस का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम हर संभव प्रयास करते हैं कि उस पैटर्न के क्वेश्चंस हम आपको दें और आपके जीवन में एक नई ऊंचाई भरने का काम करें। तो आइए चलते हैं, हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है, एक एक प्रश्न को समझते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है मेरे दोस्त कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है, यानी ये किसी भी एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा था, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा था कि किसी का भी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, अर्थात ये रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज, अर्थात ये आपसे रासायनिक गुण के बारे में पूछ रहा था कि कोई भी एलिमेंट्स का जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसके जो रासायनिक गुण है या फिर उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी भी है, अर्थात उसके जो भौतिक गुण है, यह गुण किस पर निर्भर करती है। तो आप आंसर ध्यान रखेंगे, ये आपका एटॉमिक नंबर पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ये आपका एटॉमिक नंबर पर निर्भर करता है, अर्थात ये परमाणु संख्या पर डिपेंड करता है, परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तो आपके ऑप्शंस में देखेंगे परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर और परमाणु भार पर। तो आपका आंसर क्या होगा? ये परमाणु संख्या पर अर्थात एटॉमिक नंबर पर निर्भर करता है। यानी चाहे वो एलिमेंट्स चाहे मेटेलिक हो, चाहे वो एलिमेंट्स नॉन मेटेलिक हो या मेटलॉइड हो, उसके जो केमिकल प्रॉपर्टी है, उसका जो रासायनिक गुण है, वो उस तत्व के परमाणु संख्या पर ही निर्भर करता है। और जो तत्वों को सजाया गया था एक पीरियड्स और ग्रुप के रूप में, वो सजाने का काम जो लास्टली आपको मोसले साहब ने किया था, इस मोसले साहब ने जो उसके एलिमेंट्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर उन्होंने जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल अर्थात एमपीटी बनाए थे, उसका भी जो बेस रखा गया था वो आपका एटॉमिक नंबर ही रखा गया था, अर्थात एटॉमिक नंबर के आधार पर ही उसको बनाया गया था। यानी परमाणु संख्या के आधार पर भी उसको तैयार किया गया था। तो इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी किसी भी तत्व के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है, किसी भी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण जो है वो परमाणु संख्या के ही आवर्त फलन होते हैं, अर्थात परमाणु संख्या के आधार पर ही जितने भी अब तक ज्ञात तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स को ज्ञात किया गया है, उन सारे तत्व को, उन सारे एलिमेंट्स को इसी एटॉमिक नंबर के आधार पे, परमाणु संख्या के आधार पे व्यवस्थित किया। और यह व्यवस्था जो है आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल अर्थात आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। और इस आधुनिक आवर्त सारणी के पिता जो है, इस आधुनिक आवर्त सारणी के जनक जो हैं, ये कौन माने जाते हैं? तो आपको मोसले साहब माने जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे माना जाता है, तो आपका आंसर यहां से निकलेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का पिता जो है ये मोसले को माना जाता है। तो आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर भाई? अगला प्रश्न है, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं होती है। किसी भी एटम की बात करेंगे उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो कहता है दो इलेक्ट्रॉनों के, इस दोनों इलेक्ट्रॉन के यदि चारों क्वांटम संख्या की बात करेंगे वह कभी भी समान नहीं हो सकती है। यह नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो ध्यान देंगे, दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर। अब आप कहेंगे सर ये चारों क्वांटम नंबर में कौन कौन सा क्वांटम नंबर है? तो हमेशा याद रखेंगे यहां पर यदि क्वांटम नंबर की बात करता है, क्वांटम संख्या की बात करता है, तो क्वांटम नंबर आपका
4 प्रकार का होता है। क्लियर? मैं चलूंगा आपके इसका आंसर पे, क्योंकि यहां क्वांटम नंबर की बात आई और आपसे एग्जाम में क्वांटम नंबर से रिलेटेड कई एक तरह की सवाल पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे क्वांटम नंबर आपका 4 भागों में बटा है, या क्वांटम नंबर 4 प्रकार का होता है। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। कितना प्रकार का बाबू? 4 प्रकार के आपका क्वांटम नंबर होता है। कौन कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। याद रखिएगा, कई एक बार आपसे एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखेंगे क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब इस चारों क्वांटम नंबर जो है 2 इलेक्ट्रॉन का कभी भी समान नहीं होता है। यह कथन किसका है जानते मेरे दोस्त? यह कथन जो है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत में बताया गया था। अर्थात यह नियम किसने दिया था? तो आपको पाउली ने दिया था। यहां पर आर्हेनियस, फैराडे, हुंड कई एक वैज्ञानिक का नाम था, तो ध्यान रखेंगे यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको पाउली के द्वारा दिया गया था। फैराडे के बाम हस्त और दाहिने हस्त का नियम दिया था, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। आर्हेनियस साहब जो थे, इन्होंने क्या दिए थे? आर्हेनियस साहब जो है एसिड और बेस की परिभाषा जो है वो अपने अकॉर्डिंग दिए थे। और हुंड ने कहा था कि समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर उसका जोड़ा बनता है। ये किसने कहा था? हुंड ने। कई बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है और फिर सबका जो है पेयर बनता है, अर्थात जोड़ा बनता है। यह नियम किसने दिया था? तो यह नियम आपको हुंड ने दिया था, इसलिए उस नियम को ही हुंड्स के रोल के नाम से जानते हैं। फिर आपको आर्हेनियस ने एसिड और बेस की परिभाषा, अर्थात अम्ल और भस्म की परिभाषा जो है वो आपको आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न कहता है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या, अर्थात यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में आपसे सवाल कहा कि उसका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है का संबंध किससे है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का संबंध जो है अभिविन्यास से है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके सब ऑर्बिट्स होते हैं, अर्थात उपकक्षाएं होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का क्या कह उसको कॉन्फ़िगरेशन का सकते, विन्यास का सकते होता है, वो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ही शो होता है। अर्थात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसको m से डिनोट किया जाता है और m बराबर फॉर्मूला होता है -L2 2 +L, यानी इसका वैल्यू जो है, इसके अभिविन्यास की वैल्यू जो है -L से लेकर +L तक होता है। अब आप कहेंगे सर ये L क्या है? वेयर L इज ए एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये L आपका क्या है? तो ये आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है। क्लियर? तो आपने एक केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक क्वांटम सिद्धांत पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो अभी होली की छुट्टी जितने भी दिनों की आपकी रहती है, लगभग 2-3 दिन की छुट्टी तो रहेगी। इस छुट्टी में आप मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर जितना भी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का जितने भी टॉपिक हम पढ़ाए हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सारे टॉपिक का आप लोग रिवीजन लगातार करते रहेंगे। मैराथन की बहुत सारी क्लासेस है, कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन के लिए आप मैराथन का वीडियोस देख लेंगे। साइंस की बहुत सारी सीरीज है जो आपने नहीं देखा है, आपने बाद में जुड़ा है, उन सारे सीरीज को भी देखेंगे, आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। इसलिए होली तो खेलना ही है, खेलना है नहीं भौजी के साथ खेलिए या साली के साथ खेलिए, लेकिन उस होली के साथ साथ जो है आपको पढ़ाई भी करना है, क्योंकि पढ़ाई जो है वो आपके जीवन में सफल बनाने का एकमात्र रास्ता है। आपकी मेहनत सफल बनाने का एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए अपनी पढ़ाई को किसी भी स्थिति में, चाहे वो कोई भी पर्व हो, चाहे वो कोई भी खुशी हो, चाहे वो कोई भी गम हो, उसमें अपनी पढ़ाई को कम होने नहीं देना है। इस बात का ख्याल हमेशा रखना है, और तब जाकर आपको जीवन में सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आपका आंसर यहां से आ गया अभिविन्यास से। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता भाई। अगला प्रश्न कहता है कि क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिम होना चाहिए बाबू,
अंतरिम में अभिविन्यास की दिशा जो है, अभिविन्यास का डायरेक्शन जो है वह निर्दिष्ट करता है। तो बताइए एक सिद्धांत क्या है? अभी तुरंत मैंने आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की चर्चा किया, जिसको हिंदी में चुंबकीय क्वांटम संख्या कहा जाता है। अर्थात अभिविन्यास की चर्चा कहां पर होगा? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या में होगा। यानी आपका आंसर यहां से क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यदि मैं प्रचक्रण क्वांटम नंबर की बात करता हूं तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पिन क्वांटम संख्या। ये स्पिन क्वांटम नंबर को ऐसे डिनोट किया जाता है, और आपका जो ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है ये बताता है सेल में इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को। जैसे मान लिया जाए ये कोई आपका सेल है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जाता है और दूसरा एंटी क्लॉक। हमेशा याद रखेंगे किसी भी सेल में जो दो इलेक्ट्रॉन आपका होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो यहां पर गौर इस बात को करना है कि यदि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इसमें सवाल पूछता है कि बताइए स्पिन क्वांटम नंबर का मान क्या होगा। तो ध्यान देंगे यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो स्पिन क्वांटम नंबर का मान +1/2 होता है, और यदि वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमता है तो स्पिन क्वांटम नंबर का मान -1/2 होता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा अर्थात घड़ी की सुई के दिशा में घूमेगा तो स्पिन क्वांटम नंबर का मान +1/2 होगा। यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थात घड़ी सुई के दिशा के विपरीत घूमेगा तो स्पिन क्वांटम नंबर का मान जो है वो -1/2 होगा। और यहां से मुख्य क्वांटम नंबर में हमेशा याद रखेंगे मुख्य क्वांटम नंबर अर्थात यह है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n से डिनोट किया जाता है। और कभी भी याद रखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। याद रखना n डू नॉट इक्वल टू 0, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मिनिमम मान जो होता है वो आपको 1 होता है। यानी मुख्य क्वांटम संख्या में सबसे छोटी संख्या के बारे में आपसे एग्जाम में पूछता है तो याद रखेंगे यदि मुख्य क्वांटम संख्या में सबसे छोटी संख्या की बात करेगा तो आपका आंसर 1 होगा, कभी भी इसका मान 0 नहीं हो सकता है। जबकि एजीमुथल की बात करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करता है तो इसका वैल्यू जो है वो आपको 0 भी हो सकता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का मिनिमम मान 0 भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन याद रखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान हमेशा ये 1 से स्टार्ट होगा, अर्थात उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आपका 1 होगा। लेकिन स्पिन क्वांटम की बात करेगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात होगी, यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात होगी तो +½ होगा, और यदि एंटी क्लॉक डायरेक्शन की बात होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात होगी तो आपका -½ होगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। क्लियर बाबू? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? यानी संभारिक कहने का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में आइसोबार्स कहा जाता है। आइसोबार्स का मतलब होता है जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो। ध्यान रखना है जिसका परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार जो है वो समान हो। हमेशा याद रखेंगे कि जिस एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट जो है, परमाणु भार जो है ये समान होता है, लेकिन उसका परमाणु संख्या जो है, ये परमाणु संख्या जो है ये क्या हो? असमान हो। यानी परमाणु संख्या जो है वो अलग अलग हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार समान हो, उसे आइसोबार्स अर्थात संभारिक कहा जाता है। लेकिन अब ऑप्शन में आपने देखा अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण और एक्सरे। तो याद रखेंगे किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब आप एक बीटा किरण निकालते हैं तो परमाणु संख्या में अर्थात Z के मान में जो है हमेशा याद रखना कि एक यदि बीटा किरण निकालते हैं तो परमाणु संख्या में यानी एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि हो जाती है। परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात परमाणु द्रव्यमान जो है ये अपरिवर्तित रहता है। तो जब परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा तो दो एलिमेंट्स का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा, अर्थात आंसर क्या होगा? बीटा किरण होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 और परमाणु द्रव्यमान 235। अब इससे यदि आप एक बीटा किरण निकाल देंगे तो क्या होगा कि अगला जो एलिमेंट्स बनेगा, मान ली एक्स बना, इसकी परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी, यानी ये आपका 93 हो जाएगा लेकिन ये 235 ही रहेगा। तो इस एलिमेंट्स और इस एलिमेंट्स दोनों का
परमाणु भार क्या हो गया मेरे दोस्त, ये दोनों का परमाणु भार इक्वल हो गया। अर्थात मैंने क्या बताया था कि बीटा के निकलने से परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो परमाणु संख्या में एक की वृद्धि हो गया, लेकिन परमाणु द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि आपका आंसर यहां से क्या बनेगा, आपका आंसर जो है आपको बीटा किरण हो जाएगा। यानी बीटा के निकलने से परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होती है, जबकि परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसे आइसोबार्स कहा जाता है। अर्थात आंसर आपका बीटा किरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि मैं अल्फा की बात करूं, यदि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा निकलती है तो इसका जो परमाणु संख्या है, इस परमाणु संख्या में ध्यान रखेंगे, परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। कितनी की मेरे दोस्त, याद रखना है, परमाणु संख्या जो है इस परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। और परमाणु द्रव्यमान की बात करेगा, परमाणु द्रव्यमान की बात करेगा तो परमाणु द्रव्यमान में जो है 4 की कमी होती है। परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है, जबकि बीटा के निकलने से परमाणु संख्या में एक वृद्धि होती है, जबकि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इसलिए याद रखना है कि बीटा के निकलने से समभारित की प्राप्ति होती है। तो आंसर आपका हो गया बी। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये पूरी कॉन्सेप्ट एकदम आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। तो आपका दिल करे तो आप लाइक बटन जरूर दबा दीजिए मेरे दोस्त, और इसको शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके दोस्त भी और आप भी हर दिन इस चैनल से इस साइंस के बेहतर श्रृंखला का सृजन जो है कर सकें, आप सीख सकें, आप जान सकें। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व की परमाणु क्रमांक, अर्थात एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हो गया, जेड जिसको आप कहते हैं, यानी जिसको आप एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यह सवाल था कि जिससे उसके एटॉमिक नंबर की बात है कि एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है। तो ध्यान देंगे, यदि एटॉमिक नंबर एक बढ़ने की बात करता है कि एटॉमिक नंबर में एक की वृद्धि हो जाती है और एटॉमिक मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यदि इसकी बात करता है तो परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि होगा। यह सिर्फ होता है किससे, तो बीटा कण से। मैंने अभी आपको तुरंत कॉन्सेप्ट समझाया था कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब एक बीटा निकलती है तो परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होती है। कभी भी याद रखना, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात करेगा तो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जब आपको बीटा किरण निकलती है तो परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होता है, परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होता है। और परमाणु द्रव्यमान की बात करेगा तो परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होगा, जबकि परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। यदि मैं अल्फा कण की बात करता हूं, अल्फा यदि निकलती है तो जेड में 2 की कमी होता है, 2 की कमी होता है। अर्थात परमाणु संख्या में 2 की कमी होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान की बात करेगा तो परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है, 4 की कमी होता है। परमाणु संख्या में 2 की कमी होता है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होता है। क्लियर बाबू, कोई कंफ्यूजन? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। नेगेटिव चार्ज की बात करता है, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्सरे। याद रखना है, अल्फा किरण जो है इस पर अब पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा किरण जो है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। गामा किरण जो है उदासीन होता है, उदासीन होता है। और एक्सरे पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो यह था ऋणात्मक आवेश के बारे में। तो आपका आंसर क्या बनेगा, बीटा किरण। याद रखेंगे, जैसे यूरेनियम एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जब इसका विखंडन होता है तो इस तरीके से 3 किरण निकलती है, एक अल्फा किरण निकलता है, एक बीटा किरण निकलता है और एक गामा। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज, हमेशा याद रखेंगे, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज, बीटा पर नेगेटिव चार्ज और गामा जो है ये आपका उदासीन होता है। एकदम याद रखेंगे, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज, बीटा पर नेगेटिव चार्ज और गामा क्या होता है, उदासीन होता है। इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, बीटा किरण इसका आंसर होगा, क्योंकि बीटा पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर बाबू,
कोई कंफ्यूजन? चलते हैं अगले प्रश्न पर। सोडियम क्लोराइड में होता है, ये सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम इसमें धातु है और क्लोरीन अधातु है। तो हमेशा याद रखना है, जब एक धातु और दूसरे अधातु से यदि किसी यौगिक का निर्माण होता है तो इस यौगिक को कहा जाता है वैद्युत संयोजक यौगिक। क्या कहा जाता है? इसको वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। और ये बंधन जो है, इस बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन कहा जाता है। तो अब है सोडियम क्लोराइड में कौन होगा? सहसंयोजक, उपसहसंयोजक, वैद्युत संयोजक। तो आपका आंसर क्या बनेगा? वैद्युत संयोजक बंधन। किसके बीच बनता है? तो वैद्युत संयोजक बंधन जो है एक धातु और दूसरे अधातु के बीच बनता है। किसके बीच बनता है भाई? तो एक धातु और दूसरे अधातु के बीच बनता है। तो एक धातु और दूसरे अधातु के बीच जो बंधन बनता है, इस बंधन को ही वैद्युत संयोजक बंधन या इसी का नाम है आयोनिक बॉन्ड भी याद रखेंगे। इसे वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई? तो वैद्युत संयोजक बंधन या आयोनिक बॉन्ड अर्थात आयनिक बंधन के नाम से जाना जाता है। अर्थात सोडियम क्लोराइड में क्या होगा? तो आपका वैद्युत संयोजक बंधन होगा। यदि सहसंयोजक बंधन करेंगे तो जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा, यह और आपको H2 का निर्माण करेगा या Cl2 का निर्माण करेगा या O2 का निर्माण करेगा, यह सब आपका सहसंयोजक बंधन होगा। यदि उपसहसंयोजक बंधन की बात करेंगे, SO2 का निर्माण होगा, SO3 का निर्माण होगा, तो ये सब में क्या बनेगा? उपसहसंयोजक बंधन बनेगा। तो यहां ध्यान रखना है कि सहसंयोजक बंधन जो है दो अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। यहां पर कभी कभी रूल से क्वेश्चंस आते हैं कि जब दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो इस साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसे कहा जाता है सहसंयोजक बंधन। और जब दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है अर्थात इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और इस इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंधन बनता है उसे कहा जाता है वैद्युत संयोजक बंधन। तो याद रखेंगे यहां पर सोडियम और क्लोरीन के बीच क्या होता है कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्लोरीन क्या करता है? उस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और तब जाकर NaCl का निर्माण करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से ट्रांसफर होगा और किसी कंपाउंड का निर्माण होगा तो उसे ही वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है और इस बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन कहा जाता है। अतः आपका आंसर यहां पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बाबू? कोई कंफ्यूजन? चलिए एकदम आप लोग, यदि ये सेशन अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा बाबू। कहता जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब क्या होता है? हमेशा ऊर्जा हमेशा अवशोषित होगी, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होगी, ऊर्जा जितनी अवशोषित होगी उतना ही उन्मुक्त होगा। तो अब ध्यान देंगे, कभी भी जब रासायनिक बंधन बनेगा तो ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है अर्थात उससे ऊर्जा जो है वो हमेशा निकलती है, एनर्जी जो है हमेशा निर्मुक्त होती है। अगला प्रश्न कहता है कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति, कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात किया जाए या फिर CH4 की बात किया जाए, CCl4 की बात किया जाए या CH4 की बात किया जाए, इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो आपको चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता भाई? चतुष्फलकीय होता है। और इसके एंगल की बात करेगा, इसके कोण की बात करेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मीथेन में एंगल कितना होता है या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड में उसका कोणीय मान कितना होता है। तो याद रखेंगे स्ट्रक्चर की बात करेगा तो आपका चतुष्फलकीय होगा और कोण की बात करेगा तो इसमें आपका 109 डिग्री होगा। कितना कोण बनता है? तो 109 डिग्री कोण बनता है, 109 डिग्री एंगल बनता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की बात करेगा और जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति की बात करेगा तो ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करने की बात होती है, इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करने की बात होती है तो इसे कहा जाता है अवकरण। क्या कहा जाता है? अवकरण। यानी जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपने अभिक्रिया को संपन्न करता है उसमें अवकरण की अभिक्रिया होती है और जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर करता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर करता है उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। यदि इलेक्ट्रॉन के त्याग की बात होगी तो ऑक्सीकरण होगा और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की बात होगी तो अवकरण होगा। ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात होगी तो ऑक्सीकरण होगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात होगी तो अवकरण होगा। उत्प्रेरण में क्या होता है कि कोई एलिमेंट्स बाहर से जाता है और उस रिएक्शन की गति को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। तो जब रिएक्शन की गति को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा, वो जो प्रक्रिया होगी उसे कैटालाइसिस अर्थात उत्प्रेरण के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर यहां बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर बाबू? कोई कंफ्यूजन? हमेशा याद रखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला, विद्युत धनात्मक तत्वों में से संयोग करने की क्रिया,
विद्युत धनात्मक तत्व से यदि कोई संयोग कर रहा है तो समझिए उस अभिक्रिया को अवकरण की अभिक्रिया कहेंगे, और यदि ऋणात्मक तत्व से संयोग करेगा तो ऑक्सीकरण। ध्यान रखना है, यदि ऋणात्मक तत्व की बात होगी कि ऋणात्मक तत्व से संयोग करेगा, तो ऋणात्मक तत्व से संयोग करेगा तो वो आपका ऑक्सीकरण होगा, और धनात्मक की बात होगी, पॉजिटिव की बात होगी कि धनात्मक तत्व से संयोग करेगा तो धनात्मक तत्व से यदि करेगा, पॉजिटिव से यदि करेगा तो आपका अवकरण होगा, और निगेटिव से करेगा तो ऑक्सीकरण होगा। तो यहां पर धनात्मक की बात थी तो आपका आंसर क्या होगा, आपका बी यानी अवकरण होगा। दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, और भंजन का मतलब होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलना। अगला, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में क्या होगा, ऋणात्मक तत्व के अनुपात में क्या हो जाएगा, आपको वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपको वृद्धि हो जाएगा। अगला है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। ये किसने कहा था, तो ये आपको डेविस के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, तो ये आपको डेविस के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, डेविस के द्वारा। और आर्हेनियस ने क्या कहा था कि जो H+ आयन देगा, जो H+ आयन देगा वो आपका एसिड कहलाएगा, यानी अम्ल कहलाएगा, और जो OH- आयन देगा वो आपका बेस अर्थात भस्म कहलाएगा। कई बार इस तरह के एग्जाम में सवाल आपसे पूछे गए हैं कि जो A+ देगा अर्थात सॉरी H+ देगा वो क्या होगा, एसिड होगा, और जो OH- देगा वो क्या होगा, बेस होगा। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे, जो H+ देगा वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, और जो माइनस देगा वो क्या हो जाएगा, आपका ये OH- देगा वो आपका बेस हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल हमेशा आपसे एग्जाम में रहता है, अतः इन सारी बातों को जो है आप जरूर नोट कर लेंगे और अपने दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। क्लियर बाबू, एकदम आप लोग इसी तरीके से लगातार बने रहेंगे, और एक से एक बढ़कर प्रश्न जो है आपके सामने आ रहा है, और उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होगा, और आपके जीवन में एक नई ऊंचाई जो है वो आपको प्रदान करने का काम करेगा। तो जीवन में नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए आप इस सेशन को हमेशा जो है शेयर करने का प्रयास करें, और हमेशा मन करे तो आप लोग लाइक भी जरूर कर दें, और अपने दोस्त के बीच भी इसको शेयर करें। अगला है, लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या होता है, लवण जो जल का अवशोषण करता है वो आपका हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। क्या कहलाता है, उसको हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। एनहाइड्स की बात करेगा तो वो क्या, एनहाइड्स लवण क्या होता है, जिसमें अम्लीयता गुण ज्यादा होता है, और हाइड्रोफिलिक क्या होता है, जिसमें बेसिक पदार्थ का गुण ज्यादा होता है, और जो जल का अवशोषण करता है उसको हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। अगला, पीएच मूल्यांकन दर्शाता है। ये पीएच मान क्या दर्शाता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पीएच का फुल फॉर्म याद रखेंगे, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होता है। अर्थात इस पीएच से पता चलता है किसी पदार्थ की प्रकृति के बारे में, किसके बारे में, किसी पदार्थ की प्रकृति के बारे में पता चलता है कि वो पदार्थ जो है वो आपका अम्लीय है या फिर वो पदार्थ क्या है, क्षारीय है। यानी किसी पदार्थ की एसिडिटी या फिर उसके बेसिक प्रॉपर्टी को जो दर्शाता है वो आपका क्या कहलाता है, तो उसी से पीएच मान से ही ये पदार्थ के बारे में उसकी प्रकृति पता चलता है कि वो अम्लीय है या क्षारीय। अब ऑप्शन कहता है कि नेगेटिव से फोटो बनाने में लाए जाने वाला रासायनिक गुण दर्शाता है, बिल्कुल नहीं। किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने की मूल्यांकन करता है, एकदम 100% सही है। मैंने आपको अभी बताया कि पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन जो है यह हाइड्रोजन की शक्ति को बतलाता है, जिससे यह पता चलता है कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक। तो अम्लीय और क्षारीयता गुण को प्रदर्शित करता है, तो आपका आंसर भी होगा। भूकंप की तीव्रता भी नहीं होगा, और दूध की शुद्धता नहीं। दूध की शुद्धता को किसमें मापते पता है, यह आपको लैक्टोमीटर में मापते हैं। याद रखना है, यदि दूध की शुद्धता की बात करेगा तो आपका लैक्टोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, तो आपका लैक्टोमीटर हो जाएगा। और भूकंप की तीव्रता की बात करेगा तो इसको रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भूकंप की तीव्रता को किसमें मापेंगे, तो रिएक्टर स्केल पर मापेंगे, और दूध की शुद्धता को किसमें मापेंगे, तो आपको दूध की शुद्धता जो है इसको हम लोग लैक्टोमीटर में मापेंगे। क्लियर बाबू। अगला, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी H2SO4 जो आपका है, H2SO4 बनाने के लिए संपर्क विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है, इसमें प्लेटिनम के
चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। किसका भाई? तो प्लेटिनम के चूर्ण का प्रयोग होता है। अब लोहे का चूर्ण, प्लेटिनम का चूर्ण, नाइट्रोजन ऑक्साइड, निकेल धातु, तो आंसर याद रखेंगे इसमें प्लेटिनम के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। लोहे के चूर्ण का प्रयोग कहां किया जाता है? तो अमोनिया के निर्माण में। कई बार इस तरह के सवाल पूछे गए, याद रखेंगे। अमोनिया के निर्माण की बात करेगा तो लोहे के चूर्ण का प्रयोग करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करेगा प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग करेंगे, और वनस्पति तेल से घी की बात करेगा। यदि वो आपसे वनस्पति तेल से घी की बात करेगा कि वनस्पति तेल से घी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम लोग निकेल का प्रयोग करते हैं। तो वनस्पति तेल से घी की बात करेगा तो निकेल का प्रयोग करेंगे। यदि आपको ये संपर्क विधि से H2SO4 की बात करेगा, प्लेटिनम का प्रयोग करेंगे, और हाइबर विधि से अमोनिया बनाने की बात करेंगे तो आपको वहां पर लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अर्थात लोहा, प्लेटिनम, निकेल, ये सब क्या है? ये सब कैटलिस्ट है, ये सब उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, अर्थात उत्प्रेरण की घटना में यह सहायता प्रदान करता है। क्लियर बाबू? अगला प्रश्न कहता है कि क्लोरीन गैस बनाने के डीकन विधि उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन का, गर्म एल्युमिनियम का, क्यूप्रिक क्लोराइड का और लोहे का। याद रखेंगे वहां पर हम लोग क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किस क्लोराइड का भाई? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अगला है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस तापमान को क्या कहा जाता है? उसको ज्वलन ताप कहा जाता है। जिस तापमान पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस पदार्थ को नहीं बाकी उस ताप को क्या कहा जाता है? तो उसे ज्वलन ताप या प्रज्वलन ताप के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई? बी हो गया। अगला श्वसन क्रिया किस प्रकार का दहन है? श्वसन जो है एक प्रकार का स्वतः दहन है। ये प्रक्रियाएं जो है अपने आप होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और धीरे धीरे संपन्न हो जाती है। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप सभी लोग इसको शेयर जरूर करेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।